हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फाइटोस एंड थोरा। फाइटोस का मतलब होता है प्लांट और थोरा का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, मतलब ऐसे स्पीसीज जो प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, फाइटोप्थोरा जो है वो मैस्टिगोमाइकोटीना में आता है। मैस्टिगोमाइकोटीना में जो आता है उनके जो हाइफी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं, और सिनोसिटिक होते हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये जो इनकी हाइफी होती है वो ब्रांच्ड होती है, मतलब बहुत सारे हाइफी में ब्रांचेस निकले होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर हाइफी होती है, एक सेल से बनी हुई होती है। सिनोसिटिक होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस मिलके बने होते हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, पर कुछ जो हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आपको अपने आंसर्स में या एक्सप्लेनेशंस में एकदम से लिखना है। जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जिसका जो एक बहुत फेमस डिजीज़ है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के वजह से होता है। और भी तरीके के डिजीज़ पाए जाते हैं। जनरली क्या हो गया, ब्लाइट डिजीज़ पाया जाता है और दूसरा रॉट डिजीज़ पाया जाता है। ब्लाइट डिजीज़ में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वेरी कॉमन है, और अदर एग्जांपल्स भी हैं जैसे ब्लाइट डिजीज़ ऑफ कोलोकेशिया, ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पियर्स, और रॉट डिजीज़ जो है वो कॉलीफ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि लेट ब्लाइट डिजीज़ जो पोटैटो में होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो पढ़ेंगे जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के वजह से होता है। तो ये पोटैटो के लीफ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या करेगा, जो इनके लीफ है ना, तो ये लीफ को इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से ये लीफ के अपर पोर्शन और उसके साइड्स को इन्फेक्ट किया। उसकी वजह से इसमें डार्क ब्राउन या ब्लैक लेशंस पाया गया, काला काला या ब्राउन ब्राउन धब्बा आने लगा। तो ये इसका फर्स्ट सिम्टम्स है। ठीक है, फिर ये इसको इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये स्टेम्स में जाएगा, ये स्टेम को इफेक्ट करेगा, और उसके बाद ये उसके पेटियोल को इफेक्ट करेगा और इससे पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। ठीक है, पहले वो लीफ को इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये गलत लिखा हुआ है, तो लीफ को इफेक्ट किया, उसके बाद फिर ये स्टेम्स को इफेक्ट करेगा, और उसके बाद ये पेटियोल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और एक कॉटन लाइक वाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा इसके वेंट्रल सरफेस पे। इसके जो लीफ है ना, उसके पीछे के एरिया में, जैसे ये लीफ है तो इसके यहाँ पीछे के सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आने लगेगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पोटैटो के लीफ पे इफेक्ट करता है, पेटियोल पे इफेक्ट करेगा, और स्टेम ट्यूबर पे। अब जैसे लीफ पे किया, उसके स्टेम पे किया, और पेटियोल पे किया, और फिर लास्ट में ये उसके ट्यूबर को इफेक्ट करेगा, पोटैटो के ट्यूबर पे। अब पोटैटो के ट्यूबर पे जो है ना वो डार्क ब्राउन या ऑलिव ग्रीन, आप अक्सर देखे होंगे कि जो हमारा आलू होता है उसमें ग्रीन ग्रीन पैचेस पाए जाते हैं, या फिर वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, तो ये इन्फेक्ट हो गया है फाइटोप्थोरा से। तो इसमें डार्क ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कलर का वाटर सोक्ड एरिया होता है, मतलब ऐसा लगेगा कि सड़ा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, और इसके कुछ कुछ पोर्शन में ना रस्टी स्पॉट्स आने लगेगा, एकदम दानेदार टाइप का स्ट्रक्चर आने लगेगा। अगर हम आलू कट करके देखेंगे ना, तो कहीं कहीं पे रस्टी स्पॉट्स टाइप का स्ट्रक्चर आने लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये फाइटोप्थोरा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे ब्रांचेस निकले रहेंगे, और ये डबल लेयर का होता है। ठीक है, डबल लेयर का जो इसका आउटर लेयर होता है वो काइटिन का बना होता है,
और जो इसका इनर लेयर होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर है ना, ये काइटिन का बना हुआ है, और अंदर जो ग्रीन लेयर है, जो ग्रीन कलर का है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर काइटिन का बना है, इनर लेयर सेल्यूलोज का बना है, और इसमें बहुत ढेर सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं। इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये सिनोसिटिक होता है। और इनके जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं वो ग्लाइकोजन और एयर ड्रॉपलेट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे जो क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। जो यूनिसेलुलर हाइफी है उसके बीच बीच में गोल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो ये यूनिसेलुलर हाइफी है इसके बीच बीच में गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, टर्मिनल और सब टर्मिनल, और इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बन जाता है, और एक मोटा वॉल बना के ये रेस्टिंग, ये है ना मोटा वॉल, ये अपने अगल बगल पूरा एक मोटा वॉल बना के पड़ा रहता है रेस्टिंग स्टेज में। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा होता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड करने लगता है और एक नया थैलस बनाता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर्स के वजह से। ठीक है, अब बहुत इजी है, कोई ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें समझना है या बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो और फिर से जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करना, मैं दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? इसमें क्या एक लंबा स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। एक ये लंबा स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। ये टर्म ये सब याद रखना। ठीक है, उसके ऊपर में बनता है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि ज़ूस्पोर्स से होता है। अब जैसे ये स्पोरेंजियोफोर है, ये हाइफी है। ठीक है, अब ये इसको स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे, और इसके ऊपर बन गया तुम्हारा स्पोरेंजिया। अब फिर से हाइफी ऊपर बढ़ेगा और फिर स्पोरेंजिया बनेगा लेटरली, मतलब उसको ऐसे लेटरली धक्का देते हुए आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेटरल ब्रांचिंग में बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। उसके बाद जो स्पोरेंजिया है ना, जैसे ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, ये स्पोरेंजिया, इसके ऊपर में एक कॉनिकल स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोलेंगे पैपिला। ये कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पैपिला है, ये इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, ढेर सारे, पूरा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भरा रहेगा। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये पूरा डिवाइड करने लगेगा। ठीक है, इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करने लगेगा, और इसका जो स्पोरेंजियम है, जो इसका स्पोरेंजियम है, ये फट जाएगा। उसके बाद सारा प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा और बाईफ्लैजिलेट किडनी शेप्ड ज़ूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हर एक जो सेल है वो ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें 2 फ्लैजिला, बाईफ्लैजिला आ जाएगा, और ये किडनी शेप का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये फट भी गया। उसके बाद फिर हर एक जो तुम्हारा ज़ूस्पोर है वो सिस्ट के फॉर्म में बदल जाएगा, ये एकदम से रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट के फॉर्म में हो जाएगा। इसका जो फ्लैजिला है वो गायब हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, और ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये जो सिस्ट है ना, इसके ऊपर से एक जर्म ट्यूब निकलेगा, और जिससे फिर ये एक नया थैलस बना लेगा। ठीक है, लेकिन ये फेवरेबल कंडीशंस में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक है,
अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि oogametes टाइप की होती है। इसमें दो गेमेट्स रोल प्ले करते हैं, दो अलग अलग गेमेट्स, एंथ्रीडियम जो कि मेल गेमेट होता है और oogoonium जो कि फीमेल गेमेट होता है। ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है, पहला पैरागाइनस टाइप हो गया और दूसरा एम्फीगाइनस टाइप हो गया। सबसे पहले हम लोग पैरागाइनस टाइप देखते हैं। इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस आसपास आते हैं। तो जब ये आसपास आएंगे तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है वो ऊपर जाने लगता है। ठीक है, ऊपर जाने लगता है और ये ऊपर की तरफ पूरा एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो जब एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो फिर इनका साइज जो है ये फूलने लगते हैं। ठीक है, ये गोल स्ट्रक्चर जो है वो फूलने लगा है। और उसके बाद क्या होता है, जो मेल थैलस और फीमेल थैलस में एक दो ही जो न्यूक्लियस होते हैं वो जिंदा रहते हैं, बाकी सब डिजेनरेट होने लगते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ लाइट हो जाते हैं और अंदर की तरफ जो ooप्लाज्म है, अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होने लगता है। तो इसको हम लोग वर्ड देते हैं कि जो बाहर की तरफ प्रोटोप्लाज्म है उसको हम लोग पेरीप्लाज्म बोलते हैं और जो अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म है उसको हम ooप्लाज्म कहते हैं। तो पेरीप्लाज्म यानी बाहर की तरफ जो प्लाज्म है उसको लाइट होता है, तो पेरीप्लाज्म, और अंदर की तरफ वाला प्रोटोप्लाज्म को ooप्लाज्म कहते हैं जो डेंस होता है। ठीक है, अब इसके जो पेरीफेरी पे जो इसके थैलस है उसमें से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलता है जो कनेक्ट करता है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से, जिससे मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट में और जाइगोट बनाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के वजह से। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं एम्फीगाइनस को। ठीक है, एम्फीगाइनस भी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है। इसमें जो मेल गैमेट होता है और इसमें भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होती है। तो इसका जो मेल गैमेट होता है ना वो साइज में बढ़ने लगता है, ये एकदम से साइज में बढ़ने लगता है। ठीक है, तो और इसमें जो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक या दो तुम्हारे जो न्यूक्लियस हैं वो बचे रह जाते हैं, बाकी सब डिजेनरेट होने लगते हैं। और साइड उसके बगल का ही जो हाइफी होता है जो फीमेल गैमेट की तरफ वर्क कर रहा है वो इसको पूरा छेदते हुए ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसको पूरा छेद देता है और ऊपर जाके वो साइज में बढ़ने लगता है और ये डेवलपिंग oogoonium हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये साइज में बढ़ने लगता है, खूब ज़्यादा बढ़ने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है, और उसके बाद क्या होता है जो और इसमें ना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसको पैपिला हम लोग बोलेंगे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, जो मेल गैमेट जो दो बचा है ना, एक या दो जो बचता है बाकी सब डिजेनरेट होने के बाद, ये हेल्प करता है इसको पकड़ के जो फीमेल जो थैलस है उसमें ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि ये छेद के ही गया है तो ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं, तो इसमें पहुंचाने में पैपिला हेल्प करता है। इसमें भी वही होता है कि जो बाहर वाला प्रोटोप्लाज्म होता है उसको पेरीप्लाज्म बोलते हैं और जो अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म होता है उसको ooप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाला डेंस होता है और बाहर वाला लाइट होता है, और फिर ये दोनों मर्ज करके एग और न्यूक्लियस बनाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब जो जाइगोट होता है वो डेवलप करके 3 लेयर इसमें पाया जाता है। सबसे बाहर वाले को बोलेंगे एक्सोस्पोर, बीच वाले को बोलेंगे मीजोस्पोर और थर्ड वाले को बोलेंगे एंडोस्पोर। तो जो जाइगोट होता है वो 3 लेयर्ड का होता है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर, और उसके अंदर में होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमेट से मिलकर बना होता है। अब इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें जो ये न्यूक्लियस है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और ये 4 न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, 4 न्यूक्लियस बनाता है। अब इन 4 न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है और ये ढेर सारा न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है,
खूब ढेर सारा न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। ठीक है, जूस्पोरेंजियम। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें जर्म ट्यूब निकलेगा, और उसके बाद इसके जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियस थे ना, वो ऊपर शिफ्ट होने लगेंगे, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और वेसाइकल बनाएंगे। ठीक है, वेसाइकल बनाएंगे। उसके बाद फिर ये इसका जो लेयर है वो फट जाएगा, और ये जूस्पोर बनाएगा, जो बाईफ्लैजिलेट और किडनी शेप के होंगे। उसके बाद फिर जब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये सिस्ट के रेस्टिंग फॉर्म में चले जाएंगे, सिस्ट के रूप में ये पूरा रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसके अंदर से एक जर्म ट्यूब निकलेगा, और फिर उसके बाद एक नया थैलस बन जाएगा। ठीक है, एक नया जर्म ट्यूब से थैलस बन जाएंगे। मैं ऐसे रख दे रही हूँ कॉपी को, ताकि अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है समझने में तो आप वो ले सकें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी समझ में नहीं आया या आपको और डिटेल में चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको समझाने का कोशिश करूँगी, और थोड़ा अगर डिटेल में चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ठीक है, फिर पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। ओके, बाय।